Hi everyone, welcome back to another video. And today in this book reading session, our book reading is all about HAP Human Anatomy and Physiology. And हम आज जो पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी होगा। एंड प्रीवियस बुक रीडिंग सेशन में हमने जनरली यहाँ से पढ़ा था एंड वो जनरली कहाँ तक गया था, यहाँ तक हमने गया था। ठीक है ना। आज का बुक रीडिंग सेशन में हम जनरली जानेंगे क्या यहाँ तक शायद हमने गए थे। ठीक है, यहाँ टोटली ये तक पूरा कवर हो गया था। एंड आज हम पढ़ेंगे द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड होम्योस्टेसिस। सो इसमें हमें लर्निंग आउटकम क्या मिलेगा? आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन यू शुड बी एबल टू डिफाइन द टर्म इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है आप उसे डिफाइन कर पाओगे, एंड होम्योस्टेसिस क्या होता है आप उसे डिफाइन कर पाओगे अगर ये चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद आप अच्छे से पढ़ोगे तो कर पाओगे। दूसरा जो होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। मतलब आप कंपेयर करोगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म को। ठीक है, आउटलाइन द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस। मतलब होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस अगर होगा तो उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है उसको आप आउटलाइन कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल पढ़ते हैं। ओके ठीक है। So each cell is enclosed by its plasma membrane which provide a selective barrier to substance entering or leaving. This property called selective permeability। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोला जाता है। आप सभी को पता है जितने भी सेल होता है, इसीलिए ईच सेल वर्ड यहाँ पर आ रहा है। ईच सेल इज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब कोई चीज़ आबद्ध होना। ठीक है, एनक्लोज्ड। सो ईच सेल इज एनक्लोज्ड बाय इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब हर एक सेल के पास अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक सिलेक्टिव बैरियर। हमें एक बैरियर प्रोवाइड करता है टू सब्सटेंस एंटरिंग। मतलब कौन से सब्सटेंस एंटर मारेगा एंड कौन से सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा। तो इसका कुल मिलाकर के सिंपल प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, सेल के अंदर आना, सेल के बाहर जाना, बस खत्म। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ये जो बाहर आना अंदर जाना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या करता है? अलाउज द सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम पेज नंबर आपका 32 में मेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, to control the entry or exit of many substance, thereby regulating the composition of internal environment। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंपोजिशन है। जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इंटरनल एनवायरनमेंट का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, नाउ सेवरल मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व। बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। particle size is important as many small molecule। particle size is important as many small molecule। जैसे कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल में आपके वाटर आ जाएंगे। कैन पास फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन while large one cannot pass and may therefore be confined to either the interstitial fluid। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब दो सेल के बीच का जो जगह होता है। ठीक है, और द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है,
या तो ये कन्फाइंड हो जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो यहाँ पर हमें मेंशन भी कर रहा है, ठीक है, वो फिगर भी मेंशन कर रहा है। कौन सा वाला? फिगर 1.3a, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। फिगर 1.3a, फिगर 1.3 हो गया आपका ये। सो रोल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग द कंपोजिशन ऑफ अ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया आपका सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जितने भी हिस्सा, ठीक है, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एंड दिस इज आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये वाला जो रीजन हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो आपका ये वाला कलर यहाँ पर ये इंडिकेट भी कर रहा है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एंड ये आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये वाला इंट्रासेलुलर फ्लूइड। नाउ और क्या हमको समझना है? सो वहाँ पर ये बता रहा है ए हो गया आपका पार्टिकल साइज, तो ए जो हो गया वो आपका पार्टिकल साइज, ठीक है। एंड बी हो गया आपका स्पेसिफिक पोर एंड चैनल, तो बी हो गया आपका स्पेसिफिक पोर, सो दीज आर पोर्स एंड चैनल, ठीक है। एंड सी हो गया आपका पॉम्प एंड कैरियर, तो यहाँ पर देखो बी वाले हिस्से में आपका पोर है, इसको पोर बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। तो ये बी एरिया में आपका पोर एंड चैनल होता है। एंड ये सी एरिया में आपका पॉम्प होता है एंड बहुत सारे ये कैरीज बहुत सारे करते हैं, कैरियर होता है, ठीक है। ए वाला क्या होता है? पार्टिकल साइज होता है। तो ये जितने भी देखो पार्टिकल साइज, ये बड़ा वाला नहीं जा पाएगा, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये नहीं जा पाएगा, लेकिन ये अगर छोटे छोटे जो होता है ये आराम से पास होगा, ये आ भी पाएगा और जा भी पाएगा, ठीक है। लेकिन ये बड़ा बड़ा वाला नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में रहेगा या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहेगा। उसका मीनिंग यही है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहेगा या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में रहेगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर जो होता है, इंट्रासेलुलर जो होता है वो ये वाला बीच वाला हिस्सा, मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर को बोला जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। लेकिन ये मान लीजिए एक सेल होगा, ये एक सेल होगा, इसके बीच में जो फ्लूइड होता है इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। या तो ये बीच में रहेगा या अंदर रहेगा, ठीक। पोर्स और स्पेसिफिक चैनल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एडमिट सर्टन सब्सटेंसेस बट नॉट अदर, ठीक है। तो पोर एंड चैनल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि पोर एंड स्पेसिफिक चैनल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये एडमिट करता है सर्टन सब्सटेंस बट नॉट अदर, सबको नहीं। तो ये फिगर 1.3 बी में होता है। सो फिगर 1.3 हो गया ये टोटल, एंड बी में आपका पोर एंड चैनल होता है, ठीक है। Now, the membrane is also studded with specialized pump. The membrane is also studded with specialized pump and or carriers that import or export specific substances, ठीक है। तो यहाँ पर या तो पंप रहेगा या फिर कैरियर रहेगा, फिगर 1.3c। तो ये हो गया हमारा सी वाला रीजन। तो यहाँ पर पंप होता है या फिर कैरियर होता है। तो इसमें क्या होता है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब अंदर बाहर सारा चीज़ होगा, ठीक है। या तो दैट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंस, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करेंगे लेकिन ऐसा नहीं सबको करेंगे, मतलब कुछ स्पेसिफिक होगा जो किया जाता है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एंश्योर that the chemical composition of the fluid
inside the cell is different from the interstitial fluid that bath them। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ये इंश्योर करता है, मतलब सुनिश्चित करता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पर सिलेक्टिव वर्ड आ रहा है, मतलब सबको नहीं भेजा जाएगा, सब बाहर नहीं जाएंगे या सब अंदर नहीं आएंगे। कुछ चीज़ें होते हैं जो अंदर आएंगे, कुछ चीज़ें होते हैं जो बाहर जाएंगे, तो वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। एनश्योर दैट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है इनसाइड द सेल, मतलब ये हो गया सेल, सेल के अंदर, ठीक है। सो इनसाइड सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट बाथ देम। तो यहाँ पर मान लीजिए सेल, यहाँ पर ये सेल, तो ये बीच वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो ये क्या करता है, ये सेल को डुबा करके रखता है। एंड यहाँ पर जो फ्लूइड में जो कंपोजिशन होता है एंड यहाँ पर जो फ्लूइड में कंपोजिशन होता है, बोथ आर डिफरेंट। तो इस लाइन का मीनिंग होता है ये। नाउ होमियोस्टेसिस, द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इज टाइटली कंट्रोल्ड। आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत टाइटली कंट्रोल होता है। एंड दिस फेयरली कांस्टेंट स्टेट is called homeostasis। So consistency in the internal environment, ठीक है। लिटरली दिस टर्म मीन्स अनचेंजिंग, अनचेंजिंग मतलब ये अपरिवर्तित, मतलब इसको हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। चेंजिंग मतलब परिवर्तन, अनचेंजिंग मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट इन प्रैक्टिस इट डिस्क्राइब ए डायनामिक ever changing situation where a multitude of physiological mechanism and measurement are kept within narrow limit, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस में देखते हो, इट डिस्क्राइब ए डायनामिक एवर चेंजिंग सिचुएशन, मतलब हमेशा परिवर्तन रहने वाला, where a multitude of physiological mechanism and measurement are kept within a narrow limit। When this balance is threatened or lost, there is a serious risk to the well-being of the individual। So box 1.1 जो कि ये होता है, list some important physiological variable maintained within narrow limit by homeostatic control mechanism। जनरली आपका ये जो बोला जाता है होम्योस्टैटिक के केस में, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी कंपोजिशन होता है फ्लूइड का, वो जनरली टाइटली कंट्रोल्ड होता है। बट प्रैक्टिकली ये थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रैक्टिकली डिफरेंट इतना होता है कि अगर माइन्यूट डिफरेंस से भी अगर हो जाएगा तो पेशेंट के लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एंड यहाँ पर बॉक्स 1.1 लिस्ट करता है सम इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल वेरिएबल दैट यू मस्ट नो। सो व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल वेरिएबल, व्हाट आर द एग्जाम्पल, आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन, पीएच एसिडिटी है या अल्कालिनिटी है ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का पीएच एसिडिटी है या अल्कालिनिटी है, ठीक है। ये होता है फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड एंड टिश्यू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, एंड लास्ट में होता है आपका ब्लड प्रेशर। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। नाउ कंट्रोल सिस्टम, सो कंट्रोल ये कैसे काम करता है। सो होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय ए कंट्रोल सिस्टम दैट डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड, मतलब ये डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा, एंड रेस्पॉन्ड करेगा मतलब उत्तर देगा टू चेंजेस
in the internal environment. A control system has three basic component. कंट्रोल सिस्टम के पास तीन बेसिक कंपोनेंट होता है। पहला होता है डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, तीसरा होता है आपका इफेक्टर। द कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर आपका ये होता है कंट्रोल सिस्टम, सॉरी कंट्रोल सिस्टम के पास डिटेक्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, इफेक्टर होता है। नाउ द control center determines the limits within which the variable factor should be maintained. कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा, मतलब ये निर्धारण करेगा उस लिमिट को। मान लीजिए पोटासियम का लिमिट जो भी होगा तो वो निर्धारण करेगा विदिन हुइच द वेरिएबल फैक्टर शुड बी मेंटेन्ड। मतलब इसके कहने का मतलब है पोटासियम का जो भी नॉर्मल लेवल होगा वो उसी के बीच में रहना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। हालांकि पोटासियम इतना मार्जिन आपको नहीं देगा, पोटासियम बहुत लो मार्जिन आपको देता है। तो स्लाइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कैन cause a serious life threatening condition. Okay, now the it receive an output from the detector। ठीक है, ये it receive an output from the detector। डिटेक्टर से ये रिसीव करेगा क्या? एक इनपुट। इट रिसीव एन इनपुट, एक इनपुट रिसीव करेगा फ्रॉम द डिटेक्टर और सेंसर, बहुत सारे सेंसर होते हैं। एंड इंटीग्रेट द इनकमिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आएगा उसको ये इंटीग्रेट करेगा। व्हेन द इनकमिंग सिग्नल इंडिकेट्स दैट एन एडजस्टमेंट इज नीडेड द कंट्रोल सेंटर रेस्पॉन्ड एंड इट्स आउटपुट टू द इफेक्टर इज चेंज्ड। मान लीजिए हमें कुछ बदलाव करना है तो ये करेगा। This is a dynamic process that allows constant readjustment of many physiological variable. So these are the physiological variable। तो ये बॉडी में हमेशा चेंज होता रहता है। नियरली ऑल आर कंट्रोल्ड बाई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में ये जितने भी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है ये सारे के सारे अधिकांश जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कंट्रोल होता है, अधिकांश। नाउ पॉजिटिव फीडबैक जो होता है इज मच लेस कॉमन बट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इंक्लूड कंट्रोल ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के समय में या फिर यूट्राइन कंट्रैक्शन में समय में ये पॉजिटिव फीडबैक वैसे तो बहुत इतना कॉमन नहीं है, मतलब लेस कॉमन है, बट ये तब इम्पोर्टेंट बन जाता है जब यूट्राइन कंट्रैक्शन की बात आ रहा है। यूट्राइन कंट्रैक्शन कब होता है? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ब्लड क्लॉटिंग के समय ये होता है। नाउ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फिगर 1.4। तो हमारे पास 1.4 फिगर शायद ये होगा। ओके, ये होता है 1.4 फिगर। So negative feedback means that any movement of such a control system, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मीन्स दैट एनी मूवमेंट ऑफ सच ए कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का जो भी मूवमेंट होगा अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल सेट पॉइंट, नॉर्मल सेट पॉइंट जो होगा इज नेगेटेड, मतलब रिवर्स। ठीक है, मतलब नॉर्मल सेट पॉइंट जो होगा उससे अगर ये दूर जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? ये उसको रिवर्स कर देगा, भाई तू पास आ जा। ठीक है, मतलब मान लीजिए पोटासियम का जो नॉर्मल वैल्यू है 3.5 से लेकर के 5 पर इतने के बीच में होता है। मान लीजिए 5.2 हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? भाई बैक टू नॉर्मल, मतलब 3.5 से लेकर के 5 तक तू जल्दी आ जा। तो नेगेटिव फीडबैक ऐसा काम करता है। ठीक है,
इफ ए वेरिएबल राइजेस, मतलब अगर कोई वेरिएबल मतलब क्या होता है, मान लीजिए 3.5 से लेकर के 5, तो वेरिएबल मान लीजिए 5.5 पे हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव फीडबैक उसे नीचे करेगा। तो इफ ए वेरिएबल राइजेस नेगेटिव फीडबैक ब्रिंग्स इट डाउन अगेन, कहेगा भाई आजा घर वापसी। एंड इफ इट फॉल्स, अगर ये नीचे जाएगा, मान लीजिए 3.5 से ये 3.3 हो गया तो नीचे चला गया, तो नीचे अगर चला गया तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इफ इट फॉल्स नेगेटिव फीडबैक ब्रिंग्स इट बैक अप टू इट्स नॉर्मल लेवल। मतलब 3.3 अगर हो जाएगा तो ये बोलेगा भाई तू 3.5 से 5 के अंतर्गत आ जा। समझ रहे हो, मतलब बैक टू द नॉर्मल। तो ऊपर जाएगा तो नीचे लाएगा, नीचे जाएगा तो ये उसे ऊपर ला करके नॉर्मल सेट पॉइंट में रखेगा, जो नॉर्मल वैल्यू होगा उसके अंतर्गत इसे रखेगा। समझ पा रहे हो, नॉर्मल वैल्यू क्या है पोटेशियम की, सो 3.5 से लेकर के 5 आई थिंक। ठीक है, नाउ the response to a stimulus therefore reverses the effect of that stimulus, keeping the system in a steady state and maintaining homeostasis। तो इसी तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन होकर के रहता है। मतलब वेरिएबल अगर ऊपर जाएगा तो नीचे लाएगा नेगेटिव, अगर नीचे जाएगा तो ऊपर लाएगा सेट पॉइंट में उसे रखेगा, मतलब नॉर्मल वैल्यू में रखेगा। सो कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज सिमिलर टू द नॉन फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल ऑफ ए डोमेस्टिक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सो द थर्मोस्टैट, मतलब टेम्परेचर डिटेक्टर जो होता है, इज सेंसिटिव टू चेंजेस इन रूम टेम्परेचर, मतलब वेरिएबल फैक्टर। द थर्मोस्टैट क्या करेगा, इज कनेक्टेड टू द बॉयलर कंट्रोल यूनिट। सो थर्मोस्टैट जो होता है वो कनेक्टेड होता है बॉयलर कंट्रोल यूनिट के साथ। मतलब यहाँ पर बॉयलर कंट्रोल यूनिट आपका कंट्रोल सेंटर हो गया। तो हुईज कंट्रोल द बॉयलर, ये बॉयलर को कंट्रोल करता है, तो बॉयलर यहाँ पर क्या है, इफेक्टर। सो थर्मोस्टैट कॉन्स्टेंटली कंपेयर्स द इंफॉर्मेशन from the detector with the preset temperature, and when necessary adjustment are made to alter the room temperature। when the thermostat detect the room temperature, जब थर्मोस्टेट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा रूम टेम्परेचर इज लो। जब थर्मोस्टेट ये देखेगा कि रूम का टेम्परेचर लो हो गया, इट स्विचेस द बॉयलर ऑन, बॉयलर को ऑन कर देगा। जैसे ही बॉयलर ऑन होगा द रिजल्ट इज आउटपुट ऑफ द हीट बाय द बॉयलर, तो बॉयलर के द्वारा हीट फिर से जनरेट हो जाएगा। जब जनरेट हो जाएगा तो रूम क्या हो जाएगा, वार्मिंग हो जाएगा। व्हेन द प्रीसेट टेम्परेचर इज रीच्ड, जब हमें जितना टेम्परेचर चाहिए जब हमें मिल जाएगा, द सिस्टम इज रिवर्स, मतलब सिस्टम फिर से बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा। द थर्मोस्टेट डिटेक्ट द हायर रूम टेम्परेचर, एक समय आएगा थर्मोस्टेट क्या करेगा, क्योंकि बॉयलर ऑन हुआ है तो बॉयलर क्या करेगा, रूम को गर्म करेगा। जैसे ही रूम गर्म होगा एक समय आएगा हायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा भाई रूम के अंदर ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो ये टर्न द बॉयलर ऑफ, ये बॉयलर को क्या कहेगा, भाई बहुत गर्मी हो चुका है तू अब शांत हो जा। तो हीट प्रोडक्शन फ्रॉम द बॉयलर स्टॉप्स एंड द रूम स्लोली कूल्स एज heat is lost। This series of events is a negative feedback mechanism that enables a continuous self-regulation or control of a variable factor within a narrow range। ठीक है, now body temperature is one of the example of a physiological variable controlled by negative feedback mechanism। when the body temperature falls below the preset level, मतलब close to 36
degree Celsius. This is detected by the specialized temperature sensitive nerve ending in the hypothalamus of the brain, where the body temperature control center is located. This center then activate mechanism that raise body temperature, मतलब effector. These include stimulation of skeletal muscle causing severing, narrowing of the blood vessel in the skin reducing the blood flow to and heat loss from the peripheries. Behavioral changes example, we put on more clothes or curl up. When the body temperature rises within the normal range, again the temperature sensitive nerve ending are no longer stimulated and their signal to the hypothalamus stops. Therefore, severing stops and blood flow to the periphery return to the normal. Most of the homeostatic controls in the body use negative feedback mechanism to prevent sudden and serious changes in the internal environment. Many more of these are explained in the following chapter. ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन थैंक यू. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक्स फॉर